जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी सुप्रिया अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के आगे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। संगत जी, अगर सत्संग को बोलते हुए मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज संगत जी और गुरु जी प्लीज मुझे माफ कर देना। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी से जुड़े हुए तो लगभग 3 से 4 साल हो गए हैं। कई बार गुरुजी ने मुझे कहा कि बेटी तू अपना सत्संग शेयर नहीं करती, तू शुक्राना नहीं करती। संगत जी, मैं हमेशा जो भी सत्संग मेरे सामने आता उसके नीचे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख देती, या फिर कोई भी मैसेज गुरु जी का मुझे मिलता तो उसमें भी मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख देती थी। लेकिन मैं बोल के कभी भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। मुझे डर लगता था कि कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूं। तो फिर मैंने एक दिन आंटी जी से पूछा, क्या आंटी जी मैं अपना शुक्राना सत्संग आपको भेज दूं? अगर इसमें कोई भी गलती हुई तो प्लीज आप मुझे बता देना। संगत जी, बस ये कह सकते हैं कि गुरु जी ही चाहते थे कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। और संगत जी, मेरी जो जर्नी है वो मैं शुरू से शुरू करूंगी। जैसे जैसे गुरुजी मुझे सत्संग याद करवाते जाएंगे संगत जी, वो मैं सभी सत्संग आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। हो सकता है कि कोई सत्संग आगे पीछे हो जाए। जैसे जैसे मुझे याद आएंगे संगत जी, मैं कोई ईयरली सत्संग नहीं शेयर करूंगी कि जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूं तब से अब तक की जर्नी। जैसे जैसे मुझे याद आता जाएगा, जो जो गुरु जी मेरे माइंड में डालते जाएंगे संगत जी, वो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी उस टाइम पे मेरी शादी नहीं हुई थी। और मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी का जो स्वरूप था वो हमारे नेबर के घर पे देखा था। उनके घर पे गुरुजी का बहुत बड़ा सारा स्वरूप लगा हुआ था, क्योंकि संगत जी मैं उनके घर वैसे तो कभी गई नहीं थी। लेकिन मैं ना एक होम बेकर हूँ और मैं केक वगैरह बेक करती हूँ। तो आंटी के हस्बैंड की, पता नहीं आंटी के बेटे की, कुछ ऐसे ना उनके घर पे किसी का बर्थडे था। तो आंटी ने मुझे पूछा कि ना तू मुझे केक बना देगी? तो मैंने कहा हाँ जी आंटी, जरूर बना के दूंगी। तो संगत जी, मैंने उनको केक बनाकर दिया और उसके बाद जैसे ही मैं उनके घर पे वो केक देकर आई, डिलीवर करके आई, तो मैं उनके घर पे जब किचन की तरफ गई रखने के लिए, तो किचन से मेन गेट की तरफ आते हुए संगत जी बिल्कुल सामने मुझे गुरुजी का बहुत बड़ा सारा स्वरूप दिखा। वो फर्स्ट टाइम था मेरी लाइफ में जो संगत जी मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा था। उससे पहले मैंने कभी भी गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं देखा हुआ था। इनफ मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी है कौन। उस दिन भी देखा तो मुझे गुरुजी के बारे में पता कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ गुरुजी का स्वरूप देखा और उसके बाद मैं वापिस आ गई। उसके बाद भी काफी टाइम निकल गया। अब संगत जी थोड़े दिन बाद, लगभग 15 से 20 दिन ही निकले होंगे, आंटी जी ने अपने घर पे गुरु जी का सत्संग करवाया। तो संगत जी वो हमारे ना जैसे नेबर में अभी नए ही आए थे। वैसे तो उनको हो गए थे 4-5 महीने, लेकिन आने के बाद वो फर्स्ट टाइम गुरु जी का सत्संग करवा रहे थे। उन्होंने हमें भी इनवाइट करा, मेरी मम्मी को, मुझे। आंटी स्पेशली खुद कहने के लिए आए। वैसे तो संगत जी जहाँ पे हम रहते हैं, जैसे आप समझ सकते हो फ्लैट्स में, तो वहां पे ना हर कोई फोन या मैसेज पे इनवाइट कर देता है। पर्सनली हर किसी के घर जा जाकर हम इनवाइट नहीं करते। तो आंटी लेकिन हमारे घर स्पेशल हमें इनवाइट करने के लिए आए। उन्होंने हमें कहा कि ऐसे हमारे घर पे गुरुजी का सत्संग है तो आप जरूर आना। मेरी मम्मी ने उनसे पूछा कि कौन से गुरुजी का? तो उन्होंने बोला कि हमारे गुरुजी हैं, दिल्ली है उनका मंदिर, छतरपुर में। इस तरह से आंटी जी ने एक्सप्लेन करा। कुछ ज्यादा उन्होंने भी नहीं कुछ बताया और हमें तो कुछ मालूम भी नहीं था जो हम उनसे पूछते। तो मैंने मम्मी को बोला कि मैं नहीं जाऊंगी, आप चले जाना, क्योंकि उस दिन ना मेरा एक केक का ऑर्डर था। तो मम्मी कहते कि चल देख ले जैसे तेरे को ठीक लगे। संगत जी उनके सत्संग की जो टाइमिंग थी वो शाम को 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक की थी। और जो केक मुझे देना था वो मुझे 6 बजे ही देना था। लेकिन जिनको मैंने केक देना था तो उनका मेरे पास 5:30 बजे फोन आ गया कि पूछने के लिए कि केक तैयार है। और वैसे भी होता ही है संगत जी कि हम एक
घंटा या आधा घंटा पहले तो केक को रेडी कर ही देते हैं। तो 5:15 के नियर अबाउट मेरे पास उनका फ़ोन आया, तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा कि हाँ, केक तैयार है, आप 5:30 बजे मेरे घर से आप कलेक्ट कर लेना। क्योंकि उन्हें कहीं बाहर जाना था, तो उन्होंने बोला था कि आप डिलीवर मत करना, हम जाते टाइम खुद ही पिक कर लेंगे। 5:30 बजे संगत जी वो हमारे घर से केक लेकर चले गए। अब 6 बजे उनके सत्संग का टाइम था और बिल्कुल बिल्कुल साथ वाला ही उनका फ्लैट था, तो मम्मी ने बोला कि अब तो केक भी दे दिया, तू चल। तो मैंने कहा नहीं मम्मी, मैंने नहीं जाना, आप चले जाओ, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत टायर्ड हूँ। फिर जाते टाइम ना जैसे 10 मिनट बचे थे 6 बजने को, मम्मी ने फिर मेरे से पूछा कि देख ले चलना है तो। मैंने कहा चलो चलती हूँ। संगत जी मैं मम्मी के साथ उनके घर पे चली गई। गई संगत जी उनके घर पे, काफी संगत आई हुई थी, जो भी गुरुजी की संगत थे। हमें इतना नहीं मालूम था उस टाइम पे कि गुरुजी की संगत कौन कौन से, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में वो फर्स्ट सत्संग ही अटेंड करा था और गुरुजी को भी मैंने जैसे आपको बताया कि उससे 15-20 दिन पहले ही देखा था। गए तो वहां पे बहुत संगत थी, बाहर से भी संगत आई हुई थी, काफी रश था। लेकिन संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि वहां पे ना इतना रश होने के बावजूद भी एक चू की आवाज भी नहीं आ रही थी। मतलब वहां पे शब्द चल रहे थे और सभी लोग अपने ध्यान में ऐसे मगन हुए बैठे थे, जैसे पता ही नहीं चलता था कि वहां पे बिल्कुल आवाज नहीं, एकदम शांति। नहीं तो संगत जी हम ना किसी कीर्तन में जाते हैं या कुछ ऐसी जगह पे जाते हैं, तो लेडीज किस तरह से कानों में एक दूसरे की बातें कर रही होती हैं, कोई कुछ कर रहा होता है। वहां पे एकदम शांति, मैं देख के बड़ी हैरान हुई। और वहां पे मैं भी बिल्कुल गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था, मैं बिल्कुल उसके सामने जाके बैठ गई। वहां पे बैठी संगत जी बड़े ही सुंदर सुंदर शब्द चल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, इतनी शांति मिल रही थी। जैसे ही हम वहां पे बैठे, सबसे पहले उनके बेटे ने जल प्रसाद की बोतल दी, जल प्रसाद लिया। मैंने देखा आसपास सभी संगत जल प्रसाद ले रहे हैं, लेते टाइम अपने सिर पे मतलब माथा टेक रहे हैं जल प्रसाद को। मैंने भी वैसे करा, क्योंकि मुझे नहीं कुछ भी नहीं मालूम था। जैसे जैसे संगत कर रही थी मैं उनको देखते देखते वैसे वैसे करने लगी। संगत जी उसके बाद सत्संग स्टार्ट हो गया और थोड़ी देर बाद, अभी 15 ही मिनट हुए होंगे सत्संग को शुरू हुए, और वो चाय प्रसाद ले आए। चाय प्रसाद के साथ संगत जी एक छोटा सा समोसा प्रसाद था। माफ करना, मैं वैसे कुछ वो नहीं बता रही, मैं सिर्फ क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, कोई छोटा बड़ा नहीं, प्रसाद तो प्रसाद ही होता है। लेकिन वैसे मतलब वैसे जनरली मैं बता रही हूँ कि क्या क्या था। एक समोसा प्रसाद था संगत जी, और साथ में एक बिस्किट प्रसाद, कड़ा प्रसाद और एक बर्फी प्रसाद था, चाय प्रसाद था। मैं अब उन्होंने पकड़ाया, मैंने देखा बाकी सभी संगत भी पकड़ रही है, तो मैंने भी ले लिया। अब मैंने वो रख दिया ढक के। उन्होंने एक नैपकिन दिया, मैंने नैपकिन से चाय को, जो चाय थी ना, चाय के ऊपर वो प्लेट रख दी जिसमें उन्होंने प्रसाद दिया था, और उस प्रसाद के ऊपर मैंने नैपकिन डाल दिया। क्योंकि मुझे ऐसे था कि चलो उन्होंने प्रसाद दे दिया, अब सत्संग खत्म होगा उसके बाद ही मुझे खाना है। बीच में सत्संग के तो हम नहीं खाते, क्योंकि संगत जी आज तक हमने तो जितने भी कीर्तन या फिर सत्संग अटेंड करे हैं, उसमें तो हमने कभी भी ये चीज नहीं देखी कि सत्संग चल रहा है और वहां पे संगत कुछ ना कुछ खाए जा रही है। लेकिन मैं क्या देखती हूँ कि आस-पास जो भी संगत बैठी है वो आराम से चाय पी रही है, साथ-साथ खा रही है, और साथ-साथ जो सत्संग है, शब्द चल रहे हैं, उसे सुन रही है। जब मैंने उस प्रसाद को ढका, तो मेरे पास ना एक संगत आंटी आए, वो खड़े थे वहां पे, उनकी सेवा लगी हुई थी। वो मेरे पास आए और बोले कि ना आप इसे खा लो। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा लेकिन सत्संग चल रहा है, सत्संग के बीच में। तो उन्होंने बोला कि हाँ सत्संग चलते चलते आप इसे खा लो, क्योंकि उन्हें मालूम चल गया था कि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ। और मेरी मम्मी भी थे, लेकिन मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं बैठे थे, क्योंकि जहाँ पे हमें जगह मिली हम वहीं पे बैठ गए। मेरी मम्मी थोड़ा सा पीछे मेरे से बैठे थे। अब मुझे नहीं पता कि वो उस टाइम पे क्या सोच रहे थे, उन्होंने प्रसाद को किस हिसाब से देखा, मुझे नहीं मालूम, मैं सिर्फ अपनी बात बता रही हूँ। उसके बाद उन आंटी जी ने मुझे बोला और मैं वो प्रसाद खाने लग गई। अब संगत जी प्रसाद सारा खा लिया। अब ना चाय मैं बहुत कम पीती हूँ, लेकिन मैंने फिर भी, चलो प्रसाद था, मैंने
कुछ भी वो नहीं करा, लेकिन लास्ट में ना जो बिल्कुल लास्ट की चाय बच जाती है जिसमें थोड़ी सी पत्ती वगैरह होती है, संगत जी वो मैंने एक घूंट जो चाय का था, एक सिप जो चाय की थी वो मैंने छोड़ दी। अब जब संगत हमसे वो प्लेट और चाय वाला कप लेने के लिए आए, तो उन्होंने देखा कि मेरे चाय वाले कप में थोड़ी सी चाय बची हुई है। उन्होंने मुझे बोला कि आंटी आप इसे भी पी लो। मैंने बोला कि मैं नहीं पी सकती। फिर उन्होंने बोला कि नहीं आंटी आप इसे पी लो। फिर मैंने बोला, मैंने कहा कि ये लास्ट की पत्ती है, मैं नहीं पी सकती। तो संगत जी फिर भी उन्होंने मेरे को बोला कि ये प्रसाद है, आप इसे पी लो। संगत जी मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने ना वो जो चाय की जो सिप थी संगत जी उसे लिया, मैंने पी लिया और मैं ना उसी वैसे ही जैसे मैंने पीने के बाद मैं तुरंत वहां से खड़ी हुई और अपने घर की तरफ आने लगी। और बाहर गेट पे आंटी जी थे जिनके घर पे सत्संग था। वो आंटी जी मुझे बोले कि बेटा ये गुरु जी का प्रसाद था। उनको पता चल गया था कि मैं गुस्से में जा रही हूँ। वो मेरे को बोले कि बेटा ये गुरु जी का प्रसाद है, अभी तुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये गुरु जी की ब्लेसिंग है तुझे। क्योंकि संगत जी मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि वहां पे ना एक मेरे साथ बिल्कुल बिल्कुल मेरे साथ में एक संगत आंटी और बैठे थे। उन्होंने भी चाय प्रसाद में वो सिप चाय की लास्ट वाली छोड़ दी थी, लेकिन उनको नहीं बोला गया। सेवादार ने उनको नहीं बोला कि आपको ये जो सिप है चाय की ये पीनी है। उनका कप उन्होंने वैसे ही उठा लिया। लेकिन मुझे बोला तो मुझे बहुत फील हुआ कि इन्होंने भी तो छोड़ा है, आपने इनको तो नहीं बोला। लेकिन उस टाइम वहां पे बहुत शांति थी, तो मैं कुछ भी ऐसा माहौल क्रिएट नहीं करना चाहती थी। तो मैं वहां से खड़ी होकर अपने घर की तरफ आने लगी, तो आंटी ने मुझे वहां पे मेन गेट पे समझाया कि बेटा ये गुरु जी की ब्लेसिंग है, तू ऐसे छोड़ के सत्संग को मत जा, तू आराम से बैठ, तुझे समझ में आएगा बाद में। संगत जी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया था। लेकिन फिर आंटी के बार बार कहने पे संगत जी मैं फिर से बैठ गई। मैं बैठ गई और उसके बाद संगत जी शब्द गुरबानी चलने लगी। अब देखो संगत जी, गुरु जी किस तरह से हमारे जो सवाल हैं उसका आंसर देते हैं। संगत जी उसमें जो गुरबानी चली उसका जो सार था उसमें ये बताया गया कि जो हमें प्रसाद मिलता है ना, उससे हमारे दुख किस तरह से कटते हैं। उसमें ना संगत जी पूरा की पूरी गुरबानी मेरे से रिलेटेड थी। जो मैंने वहां पे उसी टाइम 10 मिनट पहले जो रिएक्ट करा था ना, उससे रिलेटेड वो सारी गुरबानी थी। और मुझे वहीं पे बैठे बैठे मेरी आंखों में आंसू आने लग गए कि मैं क्या कर रही थी। मुझे बहुत फील हुआ, मुझे बहुत ही ज्यादा फील हुआ कि मैंने जो कुछ भी करा मैंने गलत करा। मुझे ऐसे नहीं गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ये उनकी सेवा थी और मैंने ना वहीं पे बैठे बैठे गुरुजी से माफी मांगी कि गुरुजी मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता कि मुझे वो उस टाइम वो रिएक्ट करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम था और मुझे नहीं यहाँ के रूल रेगुलेशंस के बारे में नहीं पता था। चलो ठीक है संगत जी, वो सब कुछ हुआ, गुरबानी के थ्रू गुरुजी ने मेरे सवाल का आंसर दे दिया। उसके बाद ना लास्ट में लंगर प्रसाद भी था, सब कुछ हो गया, आरती वगैरह हो गई। लास्ट में ना कई संगत ने अपने सत्संग शेयर करे। उसमें ना संगत जी फिर एक अंकल जी ने अपना सत्संग शेयर करा। उसमें उन्होंने बताया कि ना जब वो गुरु जी के साथ नए नए कनेक्ट हुए थे, तो वो ना हमेशा ही सत्संग पे अपनी वाइफ और अपनी मम्मी को सत्संग पे छोड़ के आ जाते थे, लेकिन कभी खुद अंदर सत्संग पे नहीं जाते थे। उन्होंने बताया कि एक दिन क्या हुआ कि ना वो सत्संग पे ना अपनी वाइफ और अपनी मम्मी को छोड़कर बाहर पार्किंग में ही बैठे थे वो सत्संग पे, क्योंकि उनको गुरुजी पर बिलीव उस टाइम पे नहीं था। और उनकी वाइफ और उनकी मम्मी सत्संग पे थे और वो अंकल जी पार्किंग में थे। और वो जब वो पार्किंग में थे तो वो जैसे ही उनका वेट कर रहे थे, क्योंकि सत्संग 1-2 घंटे का होगा, और वहां बैठे बैठे कार में उनको नींद आ गई। जब उनको नींद आई तो उनको ना ऐसा गुरुजी ने ड्रीम दिखाया कि ना तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तेरी जो बीमारी है वो अंदर जाके चाय प्रसाद पीने से ही खत्म होगी। तो अंकल जी उस टाइम पे उन्होंने देखा, लेकिन जब उनको वापस से जाग आई
तो तब तक उनकी वाइफ और उनकी मम्मी आ चुके थे, वो सत्संग खत्म हो चुका था। अब नेक्स्ट डे फिर उनके किसी के यहाँ पे सत्संग था, तो अंकल की वाइफ ने और अंकल की मम्मी ने नहीं जाना था। लेकिन अंकल को ये एहसास गुरुजी ने करवाया कि तेरी जो बीमारी है ना, वो तेरी चाय प्रसाद से ही खत्म होगी। तो अंकल ने नेक्स्ट डे सत्संग पे अकेले गए। पहले वो अपनी मम्मी और अपनी वाइफ को छोड़ने चाहते थे, लेकिन इस बार गुरुजी ने उन्हें अकेले बुलाया और वो अकेले गए। और संगत जी, अंकल जी को बहुत टाइम से पेट में इंफेक्शन था, उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, उनको किडनी में स्टोन था, काफी तरह की उनको प्रॉब्लम्स थी। और संगत जी, अंकल जी ने नेक्स्ट डे सत्संग पर जाकर गुरुजी का चाय प्रसाद, जल प्रसाद, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद खाया। संगत जी, अंकल जी को तला हुआ डॉक्टर्स ने साफ मना किया हुआ था, लेकिन वहां पे प्रसाद में ब्रेड पकोड़ा प्रसाद था, अंकल ने खाया। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन के बाद अंकल जी को कोई इन्फेक्शन नहीं, अंकल जी को कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं, अंकल को जो स्टोन था वो नहीं, सब कुछ गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दिया। उसके बाद आज तक अंकल जी को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और संगत जी देखो, पहले गुरुजी ने मुझे कुर्बानी के थ्रू मेरे सवाल का जवाब दिया, उसके बाद गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाकर मेरा जो डाउट था वो क्लियर करा कि मैं कहाँ गलत थी। हो सकता है कि मुझे पता नहीं कौन सी बीमारी थी, लेकिन संगत जी हो सकता नहीं मुझे थी। संगत जी, मैं बहुत टाइम से अपने पेट की किसी प्रॉब्लम के कारण मैं वो रिवील नहीं करना चाहती, क्योंकि संगत जी अभी तक भी मेरी मैरिज नहीं हुई है और आप समझ सकते हो इस चीज को। और संगत जी, मेरी वो जो प्रॉब्लम थी गुरुजी ने किस तरह से जो चाय प्रसाद पीने से खत्म करी। और देखो संगत जी, जो गुरुजी ने कहा कि वो जो लास्ट वाला, जो बिल्कुल लास्ट वाली जो पत्ती रह गई थी, वो गुरुजी ने मुझे पिलाई। और संगत जी, आप समझ सकते हो कि वो पीना कितना मुश्किल है। गुरुजी ने इस तरह से मेरा जो कष्ट था संगत जी वो कटवाया। और ये मेरे साथ एक बार नहीं संगत जी, कई बार हुआ है। मेरे साथ कई सत्संग में संगत जी ऐसा हुआ है कि लास्ट की एक एक जो घुट जो रह जाता है, जो हम नहीं पी सकते, वो गुरुजी ने मुझे सत्संग के थ्रू पिलवाया है। और मेरा इतनी बड़ा जो इन्फेक्शन था, प्रॉब्लम थी, वो गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा अब रिश्ता हुआ है और मेरी अब नेक्स्ट मंथ अप्रैल में मैरिज है, और मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मैं आपको एक बात छोटी सी और बताना चाहती हूँ कि मेरी मैरिज हुई थी 2023 लास्ट में, लेकिन मेरी वो शादी ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाई। उसका भी संगत जी एक सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ जब जुड़ी थी उस टाइम पे मैं अनमैरिड ही थी। मेरी जो कुछ भी मेरी लाइफ में, मैंने आपको बताया कि गुरुजी के साथ में कैसे कनेक्ट हुई। उसके बाद संगत जी 2023 में मेरा रिश्ता हुआ। मेरा जो रिश्ता था वो मेरी मासी ने करवाया था और लड़का बाहर का था। और संगत जी, सब कुछ अच्छा था, काफी अच्छी मैरिज भी हुई, सब कुछ हुआ। और संगत जी, मेरी मैरिज के 1 महीने बाद वो लड़का बाहर चला गया और उसने मुझे बोला कि मैंने फाइल लगाई हुई है, तुझे बुला लूंगा, ऐसे करते रहे। संगत जी, शादी के 1 महीने बाद वो चला गया और 2024 मई या जून की बात है। संगत जी, उन्होंने बोल दिया कि वो नहीं, मतलब इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते और डिवोर्स लेना चाहते हैं। पूछा गया कि रीजन क्या है, कुछ भी, लेकिन फिर जाकर कहीं पता चला कि जिस लड़के से शादी हुई थी उसका ऑलरेडी किसी के साथ कोई अफेयर, या फिर कोई कहता है कि शायद उसने बाहर शादी भी की हुई थी। मुझे नहीं मालूम क्या था क्या नहीं। पहले तो संगत जी उस टाइम पे ना बड़ा दुख हुआ, गुरुजी पे विश्वास भी डगमगाया था। और मेरी फैमिली वालों ने मेरी मासी को भी बहुत गलत बोला कि तूने पहले पता नहीं किया, तूने बस बाहर के चक्कर में करवा दिया, ये वो बहुत कुछ हुआ। लेकिन फिर गुरुजी ने समझाया कि ये भी ना कुछ कर्मों का हिसाब किताब होता है।
लेकिन वो जो मेरा टाइम था संगत जी 7-8 महीने लगभग साल ही कह सकती हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। क्योंकि पहले तो मुझे ये था कि शादी के बाद एकदम से फिर वही अपने मम्मी-पापा के पास ही रहना। कहने को ज़रूर ये था कि शादी हो गई क्योंकि उसकी पूरी फैमिली ऑलरेडी बाहर थी और ऐसा भी नहीं था कि मैं कुछ टाइम ससुराल में, कुछ टाइम मायके में ऐसे रहूँगी। बस ये था कि बस शादी हो गई और उसके 1 महीने बाद वो वापस चले गई पूरी फैमिली। कोई भी नहीं था यहाँ जिससे हम बात कर सकें और उसके बाद भी उन्होंने फ़ोन पे ही ये सब कुछ कहा। फिर एक बार वो आए थे मतलब जिनसे मेरी शादी हुई थी और वो फाइनली बस डिवोर्स लेकर चले गए। पूछा भी गया कि क्यों ऐसा किया या कुछ है। फिर गुरुजी ने कहा कि बेटा ये तेरे कर्मों का हिसाब-किताब था, जो शायद ये ऐसे ही खत्म होना था, क्योंकि तेरे साथ कुछ बहुत बड़ा हादसा होने वाला था जो सिर्फ़ एक इस तरह से मैंने कटवाया। बाकी गुरुजी जानते हैं। बस मैं गुरुजी का शुक्राना ही करती हूँ, जो कुछ भी हुआ मैं अब उन चीज़ों को याद नहीं करना चाहती। और उसके बाद संगत जी काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, फिर 2024 क्योंकि उस रिश्ते में होना ना होना एक बराबर ही था, बस कहने को ज़रूर वो शादी हुई थी लेकिन अ, हम में हस्बैंड वाइफ वाला भी कोई रिश्ता नहीं था। तो उसके बाद संगत जी 2024 में लास्ट में जाकर फिर से मेरी फैमिली वालों ने मेरे लिए रिश्ता देखना स्टार्ट करा और संगत जी अभी 2025 जनवरी में मेरा रोका हुआ है और अभी अप्रैल में मेरी शादी है। उनको भी सब मालूम है कि चलो जैसा-जैसा भी हुआ लेकिन संगत जी ये जो जिनसे अब मेरी शादी हो रही है, पहले तो ये था कि चलो लड़का बाहर है तो बाहर सेटल हो जाऊँगी, ये कुछ सब कुछ था मन में। लेकिन अब जो जिसके साथ मेरी मैरिज हो रही है संगत जी मेरा बहुत क्लोज़ फ्रेंड है। हम में ऐसा कुछ भी नहीं था पहले जैसे मैं ये कहूँ कि हम किसी रिलेशनशिप में थे या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम सिर्फ़ जनरली फ्रेंड थे। वो भी ऐसे फ्रेंड जो शायद कभी एक-दूसरे से बात नहीं करते थे। कभी साल बाद कभी थोड़ी बहुत जैसे बात हो गई, वो भी जनरली हाल-चाल। वो भी हुआ क्या संगत जी देखो कि ना दिसंबर की बात है, दिसंबर 2024 की। मैं ना अपनी किसी फ्रेंड की मैरिज पे गई थी और वहाँ पे संगत जी जो लड़का था वो मेरे फ्रेंड का आगे फ्रेंड था। तो वो उसकी तरफ से आया था और मैं अपनी फ्रेंड की तरफ से गई थी। तो वहाँ पे हम शादी के दौरान मिले तो मैंने वैसे जनरली उससे पूछा मैंने कहा तू यहाँ पे कैसे है? तो उसने बताया कि ऐसे-ऐसे ये मेरा फ्रेंड है और काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड है मेरा। और ये और मैं हम दोनों एक साथ ही जॉब करते हैं। तो ऐसा मतलब एज़ ए कलीग भी हैं और अच्छे फ्रेंड भी हैं। तो ऐसे ही बस वहाँ पे ना शादी पे क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड को ही जानती थी और मेरे कोई भी फ्रेंड्स वगैरह नहीं आए थे क्योंकि ऑलरेडी सबकी मैरिज हो चुकी है, सब अपनी-अपनी फैमिली में सेटल हैं। तो वही था एक जिससे वहाँ पे शादी के दौरान जैसे बात वगैरह हुई, काफ़ी देर हम साथ में बैठे और मतलब शादी को एन्जॉय भी हमने साथ में ही करा। फिर 2 या 3 घंटे मैंने वहाँ पे शादी में लगाए और उसके बाद मैं घर आ गई वापस। उसने मुझसे वहाँ पे पूछा कि तेरी शादी हो गई? तो मैंने कहा कि हुई थी लेकिन अब नहीं है। तो फिर बस ऐसे करते-करते बात हुई तो उस हमारे नंबर भी एक्सचेंज हो गए। फिर थोड़ी-थोड़ी बात जैसे स्टार्ट हुई दिसंबर में हम बात करने लगे। वैसे बात हमारी पहले भी हो जाती थी लेकिन फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे ऐसे ही थोड़ी बहुत। कुछ ऐसा कुछ ख़ास नहीं था। लेकिन उसके बाद फिर दिसंबर में जब फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुए तो थोड़ी बहुत जैसे बात होने लग गई। उसका जैसे फ़ोन वगैरह आने लग गया। मैंने भी थोड़ी बहुत जैसे बात करनी स्टार्ट कर दी। तो ऐसे करते-करते संगत जी फिर उसने एक दिन मुझे बोला कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ और मैं ये चीज़ सुन के बहुत शॉक थी क्योंकि मैं मेरी कहने को बेशक संगत जी मैं रिलेशनशिप में नहीं थी मतलब मेरी शादी हुई, उस शादी के दौरान कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी एक जो कहते हैं ना कलंक जो लग जाता है कि हाँ, शादी तो हुई थी ना और डिवोर्स वाली हूँ और ये चीज़ होगी थी। तो मैंने उससे बोला मैंने कहा देख तेरी फैमिली इस चीज़ के लिए रेडी होगी कि मेरा डिवोर्स हुआ हुआ है क्योंकि रीज़न चाहे कोई भी हो, अगर अभी तो चलो गलती मेरी नहीं थी, अगर गलती मेरी भी होती ना, तब भी मैं खुद को गलत कभी नहीं कहती। मैं वही तेरे को चीज़ बताती जिसमें मैं खुद गलत साबित ना हूँ।
तो उसने बोला कि मुझे इस चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मैं खुश हूं तू खुश है तो सब कुछ हो जाएगा। मैंने कहा फिर भी तू देख ले पहले अपनी फैमिली से बात करके, क्योंकि ये सब बातें ही बाद में जाकर बहुत बड़ा जैसे रूप ले लेती हैं। मैंने उसे समझाया अच्छे से, मैंने कहा पहले तो अपनी फैमिली से बात कर, अगर वो रेडी है तभी हम आगे का कुछ सोच सकते हैं, नहीं तो मैं पहले ही उस रिश्ते से बहुत मुश्किल से निकली हूँ और अब मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहती जिससे मैं सारी जिंदगी पछताती रहूं। तो फिर उसने अपनी फैमिली से बात करी और वो अपनी फैमिली का एक-एक लड़का था, इकलौता इकलौता, ना ही उसका कोई ब्रदर था, ना ही सिस्टर थी। उसने अपने मम्मी-पापा से बात करी, उसके मम्मी-पापा बहुत सीधे हैं, मतलब बिल्कुल सिंपल लोग। तो उन्होंने कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तू खुश है। तो समझिए उससे फिर हमारा जनवरी में रोका हुआ और गुरुजी की कृपा से ही सब कुछ हुआ। और मुझे फिर बाद में ये चीज़ भी पता चली, बहुत टाइम बाद पता चली। अभी मैं ये कह सकती हूँ शायद मुझे 15 या 20 दिन हुए होंगे, मुझे ये पता चला कि उसकी मम्मी भी गुरुजी की संगत है। और मेरे लिए संगत जी ये बहुत बहुत बड़ी बात थी कि मैं अपने गुरुजी के घर ही जा रही हूँ, क्योंकि उनका घर भी गुरुजी का ही घर है और गुरुजी ने ही ये सब कुछ प्लान करा, गुरुजी ने ही सब कुछ करवाया। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। अभी तक तो गुरुजी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और बस मैं गुरुजी से यही कहूंगी कि गुरुजी इस बार बस कुछ भी ऐसा ना हो कि जिससे मेरा विश्वास फिर से डगमगाए या फिर मेरी लाइफ में कुछ भी गलत हो। प्लीज गुरुजी आप सब कुछ देख लेना, आपने ही देखना है, आप ही करने वाले हो। अगर मेरे से इस जन्म में या पिछले जन्म में कोई भी गलती हुई है तो गुरुजी प्लीज प्लीज मुझे पहले ही माफ कर देना, क्योंकि अब मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ और सह सकूं। गुरुजी कहते हैं कि तू फिक्र ना कर, मैं बैठा हूं ना, मैं सब कुछ देख लूंगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना गुरुजी, सबकी झोली खुशियों से भर देना गुरुजी। संगत जी गुरुजी का ना बहुत टाइम से मुझे मैसेज भी आ रहा था। जैसे ना मैं अंदर से जैसे बिल्कुल टूट चुकी हूँ, तो गुरुजी ना मुझे कहते थे कि ना अगर तुझे अकेलापन सा महसूस होता है या फिर कुछ भी है, तो गुरुजी ने मुझे बोला कि जैसे शिवरात्रि आने वाली है और संगत जी अब मुझे भी जैसे मेरी भी शादी हो जाएगी और शिव पार्वती के रिश्ते को तो संगत जी हम सभी जानते ही हैं। तो गुरुजी ने कहा कि तू अगर तू चाहती है तेरी कोई इच्छा पूरी हो जाए तो शिवरात्रि पर 21 बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाना। इससे तेरी मन में जो भी इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी। और गुरुजी ने कहा अगर तू अपने मन में शांति चाहती है, पीस चाहती है, तू चाहती है कि गुरुजी बस अब मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ शांति हो, तो तूने क्या करना है, पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने हैं और ओम नमः शिवाय का मंत्र करना है। और गुरुजी ने कहा कि अगर तू सुख चाहती है, तू चाहती है कि बस तेरे जीवन में अब सिर्फ सुख शांति हो, बस किसी भी तरह की कोई परेशानी प्रॉब्लम्स तेरी लाइफ में ना आए, तो उसके लिए तुझे क्या करना है, शिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल और जौ चढ़ाने हैं। जब हम भगवान शिव को तिल चढ़ाते हैं तो हमारे जो भी पाप गलती से भी हुए हैं तो वो उनका नाश हो जाता है, और अगर हम जौ चढ़ाते हैं तो उससे सुख में हमारी वृद्धि होती है। और गुरुजी ने ये भी एक उपाय बताया है कि मछलियां होती है ना, जो मछलियों को आटे की गोलियां खिलाया कर। इस दौरान भगवान शिव का ध्यान कर और ओम नमः शिवाय का जाप कर, इससे धन की भी प्राप्ति होती है। एक गुरुजी ने बताया है कि अगर तेरे शादी में कोई अड़चन आ रही है तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाना है। इससे तेरे जो शादी की प्रॉब्लम है, विवाह की प्रॉब्लम है, वो जल्द ही दूर हो जाएगी। संगत जी ये गुरुजी ने मुझे 4-5 उपाय बताए हैं, तो 5 उपाय हैं टोटल। हो सकता है कि इससे किसी संगत की हेल्प हो सके। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है,
अगर आपको अंदर से शांति महसूस नहीं हो रही है, आपको सुख शांति चाहिए, कोई धन की प्रॉब्लम है, शादी में अड़चन आ रही है या फिर आपकी कोई भी और इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही काफी टाइम से, तो संगत जी ये 5 उपाय में से जैसे-जैसे आपको बताया गया है वैसे करने से आपकी हर एक मुराद गुरुजी पूरी कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी अपनी कृपा मेहर हमेशा ही बनाए रखना, सरबत का भला करना। संगत जी अब मेरा सत्संग काफी ज्यादा लंबा हो रहा है। अगर सत्संग के दौरान संगत जी मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या फिर कोई बात किसी संगत को मेरी सही ना लगी हो तो उसके लिए संगत जी मैं हाथ जोड़कर सारे संगत परिवार से माफी मांगती हूँ और गुरु जी से भी माफी मांगती हूँ। गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी और अपनी नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।